सबसे पहले पॉलिसी आपने बयान की है क्या आपकी परफॉर्मेंस की। रिव्यू कमेटी आप नहीं बनाना चाहते ना बनाएं, अगर आप बनाना चाहते हैं कमेटी तो आपकी कमेटी जो है वो बनेगी उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए। वैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल करता कौन है? एचओडी, डिपार्टमेंट के एचओडी। हम सिर्फ उसको हेल्प आउट कर रहे होते हैं उसके अंदर। अब इन्होंने रखा हुआ है, जैसे ये कहते हैं कि जी हम डायरेक्टर जो है वो उसको रख लिया, हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड एडमिन आ गया, जीएम आ गया कंसर्न, डिपार्टमेंटल हेड आ गया कंसर्न, ये पूरी एक कमेटी बन गई है। यानी हर डिपार्टमेंट की फिर अलग से उसके अंदर क्या होगा कि डायरेक्टर उस डिपार्टमेंट का एचओडी और उस डिपार्टमेंट का अगर जीएम है तो वो, और एचआर हेड। नहीं, हरारकी तो आपकी अलग है ना, आपकी हरारकी अलग है ना। जैसे जीएम एचआर आप कह रहे हैं तो अलग अलग हो गया ना। डिपेंड करता है आपके, अगर आप उसको फिर आप उसको जीएम ऑपरेशंस कहेंगे ना। आप उसको फिर उसको नाम अगर देंगे तो वो जीएम वो सारे ऑपरेशंस देख रहा है। वो आपकी अगर प्रोडक्शन है हो रही है तो वो प्रोडक्शन भी देखेगा। अगर आपके जो है वो एचआर है वो सप्लाई को भी, वो है हर चीज़ को, मार्केटिंग को भी, वो हर चीज़ फिर वो उसके अंडर आ जाएगी ना। वो तो आप समझें कि वो टॉप मैनेजमेंट पे अगर चेयरमैन है, सीईओ, डायरेक्टर, जीएम, एचओडीज, डिप्टी, असिस्टेंट, वो फिर उस तरह से चलता रहेगा। ठीक है जी, आगे करें। आपने प्रोसीजर बयान करना है, ठीक है, वो सारा उसमें आ गया है। पॉलिसी जब हमने ये कहा था कि तमाम कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको कम्युनिकेट करनी है। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो ज़ाहिर है कोई ना कोई उनका एतराज़ भी आता होगा। कन्विंस कैसे करना है? कभी किसी को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा हो अपनी कंपनी में? सर उनको भी बताया जाता है ना कि हमने ये चीज़ हम पॉलिसी में लेकर आ रहे हैं। एग्जाम्पल दें, कोई एग्जाम्पल दें जो आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो आपको खुद फेस करनी पड़ी हो। जी प्लीज़ सर। एग्जाम्पल में ये है ना कि कोई पहले तो आती है प्रॉब्लम जी, उस प्रॉब्लम को देखते हुए इंसान कहता है कि इसको अब मैनेज कैसे करें। ठीक है। वो जब पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं ना, ये अगर लेबर क्लास में करनी है या ऑफिशियल स्टाफ में आपने करनी है, इनको फिर ट्रेन करने के बाद कल आपकी बात बहुत प्यारी थी। जो लॉ है ना, वो कोई भी आप पॉलिसी बनाते हैं ना, वो दम तब तोड़ती है जब आप फॉलो अप नहीं लेते। फॉलो अप के लिए एक बंदा हायर करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। जब तक आप अब जैसे हमें प्रॉब्लम में फेस करना पड़ा था कि हमारे वेट में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब ये डिजिटल स्केल्स हैं सारे, उनमें ये होता था कैलिब्रेशन में डिफरेंस आ जाता है। वो प्रोडक्शन पे जब यूज़ होते हैं ना, वो 2 महीने में 3 महीने बाद ना वो एक वेरिएशन करता है। फिर मार्केट से कंप्लेन आ रही है, हमने उसका कहा कि मार्केट से कंप्लेन आ रही है, आप बाहर जो बड़ा वेग ब्रिज होता है वहाँ से स्केल करें, आपको पता लग गया। अब उसमें ये था ना, वो हफ्ता चली, 2 हफ्ते चली, फॉलो पे कोई बंदा नहीं था, उसकी वजह से वो फिर मार्केट में कंप्लेन आ उसके बाद एंड पे फिर एक फॉलो पे बंदा रखा, तो फिर वो अभी तक चल रहा है। ये तो फॉलो अप हो गया, बिल्कुल ठीक है। फॉलो अप ज़रूरी है। आपने पॉलिसी बना दी, पॉलिसी बना के आपने कम्युनिकेट कर दी, पहले आपने जितनी सारी प्रैक्टिस की वो आपकी ज़ाया हो जाएगी अगर आप उसका फॉलो अप नहीं लेते तो। और देखें कंपनीज़, अगर मैं थोड़ा सा पुरानी कंपनीज़ के बारे में बात करूं तो उसमें स्टोरीज़, उसमें रिचुअल्स, कल्चर ऐसे ट्रैवल करता है ना किसी भी कंपनी के अंदर। पुराने कलीग्स बता रहे होते हैं उन कंपनीज़ के अंदर जिनके अंदर आप 10, 12, 15, 20 साल से एक कंपनी चल रही है और लोग रिटेन भी किए हुए हैं, वहाँ पे नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवा के उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन वो बड़ा मुश्किल काम होता है। देखिए, बुनियादी तौर पे एचआर का काम है फैसिलिटेट करना एम्प्लॉयज़ को, और एम्प्लॉयर के मफादात का भी ख्याल रखना, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जो चीज़ें आपकी अच्छी चल रही हैं उसके ऊपर एचआर को फाइट करनी चाहिए। ये पॉइंट समझ रहे हैं आप? जैसे आप ये बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर एचआर को फाइट। मैं एक कंपनी की आपको एग्जांपल देता हूँ जो खुद मेरे साथ पेश आई। मुझे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कहा कि मेडिकल 2 तरह का दे रहे हैं आप लोग। एक आप दे रहे हैं जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाई हुई है, और दूसरा मेडिकल आप दे रहे हैं जो आप हाफ सैलरी देते हैं 1 साल में। जितनी सैलरी है उसको आप करते हैं 1 साल के अंदर हाफ कर देते हैं।
तो आप ऐसे करें कि इंश्योरेंस ख़त्म करते हैं। अच्छा, मैंने कहा मैंने कहा मैं इस पर देखता हूँ कि क्या हो सकता। अब जब उसको मैं वहाँ से आया, मैं काफ़ी परेशान था कि ये तो काम बड़ा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा लोगों के, ज़ाहिर है कि वो मेडिकल के हेल्थ के इशू तो चलते ही हैं, उसको नहीं करना चाहिए। तो मैंने उस चीज़ के ऊपर क्या किया कि सोचा, काफ़ी कुछ सोचा, 1-2 पॉइंट्स बनाए मैं दोबारा गया, मैंने कहा कि जी ये इस तरह से नहीं बनता। तो मुझे फिर कहा गया कि नहीं, मतलब मेरे जो पॉइंट्स थे वो शायद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की नज़र में इतने वैलिड नहीं थे, तो मुझे उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसको इसी तरह से करें जैसे मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैं इस पर फिर देखता हूँ, फिर इस पर दोबारा मीटिंग करते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले तो मैं टाइम गेन कर रहा हूँ, कि एक चीज़ बड़ी शिद्दत से आई है उसके असर को कम कर रहा हूँ। यानी एक मीटिंग की मैंने, उसमें कन्विंस करने की कोशिश की। अब रोज़ी रोटी का मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है। हम जब ये चीज़ ज़हन में रखते हैं ना कि हम ये बात करेंगे, होना तो उनकी अप्रूवल से ही है ना। अगर मेरे 4 लफ्ज़ निकलते हैं और उससे 1000 या 1500 एम्प्लॉयज़ उनका नुकसान नहीं होता तो मुझे वो करना चाहिए। अच्छा, मैं बहरहाल क्या किया कि एक मीटिंग की, दूसरी मीटिंग की, वो बात नहीं बन पा रही थी, तो मैं सर पकड़ के बैठ गया। आपके सीखने का अमल नहीं होना चाहिए, कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। और सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपने सीनियर से सीख रहे हैं या अपने जूनियर से सीख रहे हैं, क्योंकि कोई एक आइडिया, कोई एक पॉइंट, कोई एक चीज़ ऐसी हो सकती है जो मैं मिस कर जाऊं और वो जो मेरा सबॉर्डिनेट है वो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से बयान कर ले। मैंने टीम मीटिंग कॉल कर ली अपनी, मैंने कहा ये पॉइंट है, मेरे सारे पॉइंट्स रद्द कर दिए हैं, मुझे इसका सलूशन सजेस्ट करें। वो लोग गए, उन्होंने जाने के बाद एक रिसोर्स आया मेरे पास, उसने कहा सर मेरे पास सलूशन है। मैंने कहा जी बताएं क्या सलूशन है। उन्होंने कहा मेरे पास सलूशन ये है कि हम ये जो 1500 एम्प्लॉयज़ को उनकी सैलरी के हाफ अमाउंट दे रहे हैं, ये अमाउंट बनती है तकरीबन कोई 15 मिलियन के करीब, 15 मिलियन की वो अमाउंट बनती है। तो जो लोग क्लेम कर रहे हैं वो कर रहे हैं तकरीबन 4.5 मिलियन, और जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो हम जो उनको पे कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम 7 मिलियन, और 7 मिलियन का हम 7 मिलियन यूटिलाइज भी कर रहे हैं। तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये आपके बन जाते हैं 11 पॉइंट समथिंग, और 15 मिलियन वो है। हम इसको ख़त्म करेंगे तो 4 मिलियन हमारा वो जो बचता है हमें, वो हमारा वहाँ तक हिट कर जाएगा, क्योंकि कार्ड तो ख़त्म कर दिया आपने। तो वो लोग जो कार्ड से एंटरटेन हो रहे थे वो उस चीज़ से एंटरटेन होंगे। मैं कहा एक्सीलेंट, मेरे साथ चलो, क्योंकि जिसने कहा उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। मैं उस अपने अथॉरिटी के पास लेके गया, मैंने कहा जी ये इनकी बात सुने। मेरा ख्याल है 1 से 1.5 मिनट लगा, जितनी देर में मैंने ये बात सुनाई है, ऐसे ही उसने बात सुनाई है। तो उन्होंने कहा है कि फिर क्या कहते हैं, आपको लगता है कि ये हिट कर जाएगा? मैं कहा बिल्कुल हिट कर जाएगा। कहा ओके। तो ये जो आपका कंफर्ट जोन है ना, इस कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकल के सोचना है आपने, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है आपने। एक तो ये है कि आप गए हैं, आपकी जो भी रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उसने कुछ कह दिया है, तो फौरी तौर पे अगर आपको समझ नहीं आ रही किसी चीज़ की तो टाइम गेन करें, को बताएं कि जी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लूँ, मैं देख लूँ इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। अगर वो टाइम आपको दिनों में देते हैं वेल एंड गुड, वरना घंटों में देते हैं, घंटों में टाइम ले लें आप। ये डिपेंड करता है ना आपकी जो भी बॉस है उनका बिहेवियर कैसा है, वो टाइम देते हैं नहीं देते, ठीक है। कन्विंस करें और लॉजिक्स के साथ कन्विंस करें, विदाउट लॉजिक्स कोई नहीं सुनेगा। नंबर्स के अंदर कन्विंस करें, फिर आपकी बात सुनी जाएगी और वो मानी भी जाएगी। हमारी कंपनी में लीव्स पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंटेड नहीं थी, तो हमने ये लीव पॉलिसी बनाई है। उसमें हमने डिफ़ाइन किया कि हमने लीव पॉलिसी क्यों बनाई है। प्रॉब्लम ये थी कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो विदाउट एनी नोटिफिकेशन ईमेल लीव्स ले रहे थे, उसमें कोई अप्रूवल्स नहीं थे, इस तरह का कोई प्रोसीजर नहीं था, डिफ़ाइंड नहीं थी कौन सी लीव ले रहे हैं। तो हमने सारी जो है वो लीव्स डिफ़ाइन की हैं। जब हमारी कंपनी में पॉलिसी नहीं थी तो आपने ये क्यों बनाई?
ताकि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फजूल में एक्स्ट्रा लीव्स ना लें, एक्स्ट्रा छुट्टियाँ ना करें, डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें, ह्यूमन रिसोर्स को पता हो और वो कंप्लाई करें पॉलिसीज़ को कि जितनी लीव्स अलाउड हैं उससे ज़्यादा ना करें वो। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा कंपनी को? इससे फ़ायदा ये होगा कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि एम्प्लॉय को पता होगा कि मेरे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ लीव्स हैं तो उससे ज़्यादा छुट्टी नहीं करनी। छुट्टी करेगा तो हम उसके ऊपर डिडक्शन भी कर सकते हैं। कंपनी को बेनिफिट्स क्या होंगे आपकी पॉलिसी से? बेनिफिट्स यही होंगे कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट पूरी होगी हमारी। ठीक है, आप मुझे बताएं आपने क्या पॉलिसी बनाई? हमने एनुअल लीव्स, कैजुअल लीव्स, सिक लीव्स, हाफ डे या शॉर्ट लीव, मैटरनिटी लीव्स, एक टाइप होती है सैंडविच लीव, वो डिफ़ाइन किया हमने। और हमने पैटर्निटी लीव की है डिफ़ाइन, और एक्सीडेंटल लीव, इमरजेंसी लीव की है। तो एनुअल लीव्स जो है वो 14 होती हैं। उसमें ये होगा कि हम जिस एम्प्लॉय ने हमारे पास 2 साल गुजारे होंगे तो 2 साल के बाद वो 14 एनुअल लीव्स के लिए एलिजिबल होगा, और ये पेड होंगी। वो इनको इन कैश भी करवा सकेगा। 14 से ज़्यादा जो है वो अगर 3 साल हो जाएंगे, 3 साल के बाद 28 हो जाएंगी लीव्स। अगर उसके बाद भी वो रहता है, ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकती 28 से, मैक्सिमम 28 होंगी एनुअल। और ये इन कैश करवा सकता है, अगर वो लीव लेना चाहे तो लीव ले सकता है, कैश कन्वर्ट करवाना चाहे, लीव नहीं ली उसने तो वो भी करवा सकता है। कैजुअल लीव्स होती हैं, इसमें वो पर एनम 10 हैं, हर साल रिन्यू हो जाएंगी। तो इसमें ये है ये जो एनुअल लीव है वो रिन्यू कैसे होगी? सर अगर एम्प्लॉय ने 2 साल हमारे पास काम किया है तो वो उसके लिए इंटाइटल्ड होगा 14 लीव्स में। ओके। अगर तीसरे साल भी वो यहीं रहता है तो वो 14 जमा 14 28 हो जाएंगी, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। और ये इन कैश होंगी। और ये हर मतलब इसकी थ्रेशोल्ड क्या है? 28 तक है, उसके बाद फिर लैप्स होना शुरू हो जाएंगे? 28 ही रहेंगी, इससे मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं हो सकती। तीसरे साल पे अगर इसकी 28 वो रिन्यू हो जाएंगी, 28 मतलब लैप्स हो जाएंगे ना? लैप्स हो जाएंगे। कैजुअल लीव 10 है पर ईयर। ये इसमें कोई एम्प्लॉय कैजुअली छुट्टी करना चाह रहा है किसी भी वजह से एक पूरे दिन की, तो वो ले सकता है, और ये पेड तो होगी। ये 10 क्यों दे रहे हैं, हम इससे कम क्यों नहीं कर सकते? बाय लॉ जो है मिनिमम 10 है, हम इससे कम नहीं दे सकते। ठीक। सिक लीव इसी हिसाब से 8 है, वो भी 12 नम है, तो वो भी बाय लॉ 8 है। 8 से जो है ना कम हम नहीं कर सकते। उसके अलावा हाफ डे या शॉर्ट लीव है। हाफ डे 8 आवर्स का वर्किंग डे है, तो हमने डिवाइड किया है 2 पोर्शंस में, 4 आवर्स। तो वो फर्स्ट हाफ की भी शॉर्ट लीव ले सकता है, सेकंड हाफ की भी शॉर्ट लीव ले सकता है। महीने में सिर्फ 2 अलाउड लेकिन है। उसको शॉर्ट लीव नहीं दें आप। अगर वो 2 दिन अगर वो शॉर्ट लीव लेता है तो उसकी 1 दिन की पूरी उसकी सैलरी काटो। सैलरी नहीं डिडक्ट होगी। 2 हमने अलाउड रखी हैं कैश। क्यों? कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, अगर एम्प्लॉय फुल लीव नहीं लेना चाह रहा किसी भी इमरजेंसी की वजह से, चला जाता है तो उसकी जगह कौन काम करेगा फिर? सेकंड हाफ में वो कौन उसको अवेलेबल देगा? होगा। सेकंड हाफ में अवेलेबल होगा वो नहीं, इसीलिए अगर शॉर्ट मॉर्निंग लीव ले में रहा है। काम हो, उसका कोई ऐसा काम होते हैं कि वो उसी के ही करने वाला होगा, डे टाइम में होता है, तो उसकी जगह कौन करेगा? उसके लिए किसी की उसका ड्यूटी सबऑर्डिनेट कोई करेगा, या वो इन्फॉर्म कर सकता है एचओडी को, वो ठीक टेक है। ओवर कर सकते हैं उस टास्क को। तो वो डिपार्टमेंट वाइज डिफाइन हो सकता है। ठीक है। अगर वो थर्ड शॉर्ट लीव लेगा 1 मंथ के अंदर, तो उसकी पिछली जो 2 हैं वो भी डिडक्ट हो जाएंगी। ये हम एम्प्लॉयर को बेनिफिट दे रहे हैं, सीईओ को, कि वो मैक्सिमम 1 मंथ में 2 शॉर्ट लीव्स ले। तो ये होगा। उसके अलावा मैटरनिटी लीव्स हैं, वो हम 90 डेज़ अलाउ किया है हमने, मैटरनिटी डेज़ 3 मंथ्स की। 90 डेज ज़्यादा नहीं है क्या? ये जो यानी कि हाफ उस ड्यूरेशन से पहले और हाफ उस ड्यूरेशन के बाद होंगी। तो इसमें क्या वो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकती हैं क्या? काफ़ी दफ़ा वो कंडीशन अलाउ नहीं करती, तो हम उनको जो सैलरी है वो 50% पे करेंगे, वर्क अलाउ नहीं करेंगे। 50% क्यों उनको फिर हम पे करें? क्योंकि हम उनको वर्क अलाउ नहीं कर रहे और वो काम भी नहीं करेंगी, तो उनका जो हम उनका सब्सटीट्यूट कर लेंगे। उतने टाइम में कौन काम करेगा? सब्सटीट्यूट कर लेंगे या उनकी ड्यूटीज़ डिवाइड कर देंगे डिपार्टमेंट में डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के अंदर। और फिर है सैंडविच लीव। तो सैंडविच लीव जो है वो ये होता है कि संडे को कोई लीव ले रहा है, अगर सैटरडे को लीव लिया है और मंडे को, तो जो संडे दरमियान में आ रहा है तो वो सैंडविच हो जाएगा, वो भी लीव कंसिडर होगी। तो वैसे 2 लीव्स नहीं है उसने, लेकिन सैंडविच की वजह से उसकी 3 लीव्स कंसिडर होंगी, ठीक है। तो वो डिडक्ट होंगी उसकी। इसके अलावा पैटर्निटी लीव है, जो फादर होते हैं उसको हम लीव दे रहे हैं 4 डेज़ की। ये वो किसी भी टाइम जो है अवेल कर सकते हैं। ये इन कैश होंगी। एक्सीडेंटल एमरजेंसी लीव जो हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी या मेडिकल कंडीशन ऐसी हो गई है कि उसको लीव लेनी पड़ रही है, तो सबसे पहले हम सिक लीव्स में एडजस्ट करेंगे, फिर कैजुअल में, फिर एनुअल में, क्योंकि इनके अलावा आपने सिक लीव के ऊपर लिखी हुई है? 3rd नंबर पे
ये कितनी है 8 और कैजुअल कितनी है 10 10 अन्नी पाई नहीं सर इतने ही है हर जगह पे 10 कैजुअल है और 8 में 14 ही एनुअल होती है। कैरी फॉरवर्ड करके कितनी बन गई साल की? 32 सर ये साल पे रिन्यू नहीं होगी ये। नहीं वो नहीं 18 जो है वो ये जो 18 है 14 और 14 18 14 और 14 28 28 और फिर ये करें। सर इन केस अगर एम्प्लॉय 2 इयर्स गुजारता है कंपनी में तो। चलें, और एक्सीडेंटल लीव ये सवाल आपका होना चाहिए था कि कैरी फॉरवर्ड क्यों कर रहे हैं? सिक लीव्स, एक्सीडेंटल लीव्स और इमरजेंसी लीव्स जो हैं उसमें हम एक्स्ट्रा लीव नहीं करेंगे उसको अलाउ। उनकी जो अलाउड उस टाइम अवेलेबल सिक लीव्स कैजुअल और एनुअल होंगी, हम कोशिश करेंगे उसमें एडजस्ट हैं कर दें ये हम। 14 क्यों रखी हैं आपने? सर एनुअल हमने एनुअल 14 ही रखी हुई हैं, और कैरी फॉरवर्ड? कैरी फॉरवर्ड भी 14 होगी वो तो लॉन्ग है। फर्स्ट ईयर में। दो ढाई लेकिन अगर वो पहले 28 दिन। छुट्टियां कर लेता है और उसकी नहीं उसमें लग कोई तो होती है और एक्सीडेंट में आता है तो उसको किस तरह से कवर करेंगे फिर? सॉरी अगर फर्ज करें ना वो अपनी कंप्लीट कर चुका हुआ है एनुअल ठीक है। तो उसका एक्सीडेंट होता है, कोई भी ऐसे रीज़न होता है जिस वजह से हम नहीं आ सकते हैं, किस तरह से कवर वो एक स्पेशल केस हो जाएगा, फिर वो CEO के अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकता। वो अगर आप अलाउ करेंगे तो वो हम उसको अलाउ कर देंगे, वरना हम उसकी जो लीव्स हैं वो इमरजेंसी के बैलेंस में लिए से काट लें। बैलेंस में से डिडक्ट कर देंगे ताकि उसकी deduct हमें करो ना हाँ आप हमें salary। एक्स्ट्रा ना अगर पे वो करनी नहीं, पड़े। अगर उसकी कंप्लीट वो ले चुका है पहले अपनी कोई लीव्स और उसके बाद अगर फिर ये छुट्टियां कर रहा है किसी रीज़न से तो उसकी डिडक्ट करें सैलरी वो से। इमरजेंसी केस है, अगर हम उसका मेडिकल लेंगे डेफिनेटली तो उसकी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर ने उसको क्या कहा है, बेड रेस्ट दिया है, तो उस हिसाब से हम उसकी पूरी वेरिफिकेशन करने के आप बाद कर उसको अलाउ लेंगे, करेंगे। ठीक है अलाउ आपकी तरफ से होगा, CEO की तरफ से और HOD की तरफ से। ठीक है। ठीक है। आप ये कहना अच्छा, चाहते उसमें ये कहना चाहता कि जो है कोई लीव पे जा रहा है तो उसकी जगह फिर प्रोडक्शन सफ़र नहीं होगी। ये लेबर के लिए नहीं है, ये बेसिकली कॉर्पोरेट जो है उसके लिए हम रख रहे हैं जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं। इन डिपार्टमेंट लेबर के लिए ये नहीं है। कंपनी लिखा हुआ है। जी सर, BG ग्रुप ऑफ कंपनीज। सर तो कंपनी का नाम आप तो कंपनी को एड्रेस कर रहे हैं। जी जी कहीं पे लिखा है आपने कि इसमें प्रोडक्शन एंटरटेन नहीं होगी? नहीं हम- सर, हम इतना वही डिटेल में करेंगे। नहीं लिखा क्योंकि वो बना नहीं है। तो वो इसका मतलब फिर क्लैरिटी नहीं है ना? नहीं, ये दोनों भी क्लैरिटी तो नहीं है। आप कह रहे हैं नहीं, कि बेसिकली दोनों के लिए है, मैनेजमेंट नॉन मैनेजमेंट दोनों स्टाफ के लिए है। मैनेजमेंट और नॉन मैनेजमेंट कुछ और है। जो आपने पॉइंट रेज किया है, आपने पॉइंट रेज किया है कि प्रोडक्शन हर्ट होगी इससे। तो प्रोडक्शन की अगर तो आप इसके मुताबिक नहीं चल सकते तो फिर प्रोडक्शन की पॉलिसी अलग बनाएंगे। वो अलग पॉलिसी इसके अंदर आप लिखेंगे कि ये प्रोडक्शन के अलावा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इस पॉलिसी के अंडर नहीं आता, उसके लिए आप अलग से पॉलिसी बनाएंगे। सर अलग से वैसे कैसे बन सकते हैं? अलग से जैसा चाहिए वो जहाँ पे आपने लिखा है टू कंपनी, वहाँ पे आपने टू प्रोडक्शन कर तो देना। प्रोडक्शन नहीं, वैसे तो कंपनीज में सर ओवरऑल ही बनती है, मैनेजमेंट नॉन मैनेजमेंट की अलग अलग तो नहीं होती है। नहीं, नहीं, मैं हर एक चीज़ की अलग अलग पॉलिसी या प्रोडक्शन में हमारे तो एक ही है सबकी। कैसे एक हो सकती हैं? आप क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं? टेक्सटाइल टेक्सटाइल के अंदर ईद पे छुट्टी देते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, करते हैं। तो फिर वो जो आप एक लेटर निकालते हैं, हम्म। वो लेटर किस चीज़ का निकालते हैं कि ये सब छुट्टी करेंगे प्रोडक्शन के अलावा, प्रोडक्शन अपनी सेटलमेंट अपने मुताबिक करे। तो वो आपने पॉलिसी दी है ना, हाँ टाइम बीइंग 3 दिन के लिए आपने एक पॉलिसी दी है, उस पर आपने लिखा है कि इनको हम ओवर टाइम देंगे, प्रोडक्शन हमारी नहीं बंद होगी, दिन रात बंद नहीं होगी, सीजन चल रहा है तो इसलिए वो CPL दे देंगे या उसको ओवर टाइम वो जो जिस पे भी आपने एडजस्ट करना है। लेकिन वो जो आप उसके लिए 3 दिन की पॉलिसी दे रहे हैं वो पॉलिसी है। आप पूरे अपने अलाइड स्टाफ को, हेड ऑफिस को आप ये कह रहे हैं कि आप छुट्टी करेंगे ऑन अकाउंट ऑफ ईद हॉलीडेज, ठीक है। एक्सेप्शंस आ जाएंगी किसकी? प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन की वो प्रोडक्शन हेड डिसाइड करेगा, प्रोडक्शन नहीं हर्ट होनी चाहिए, वो HOD डिसाइड कर वो HOD करेगा। हो सकता है वो आपके पास 4 सुपरवाइजर्स हैं अगर, तो वो 2 को छुट्टी दे दे, 2 को ना दे, ना दे, उन 2 को वो दे दे अपना ओवर टाइम दे दे, या उस पे हम मेंशन करते हैं तो फिर बस CC कर दी है हमने CEO को, HR हेड, एडमिन और HOD को। अच्छा अब ये बताएं पहली बात ये है, आपने इसमें प्रोसीजर नहीं बताया कि छुट्टी लेनी कैसे है। सर एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं इसमें लीव के, वो आपने नहीं लिखा ये कि हर चीज़ एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू लेना है आपने। इतने बड़े चार्ट में नहीं है ये जी सर। एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं डिफरेंट, जिस तो सर forms हैं, वो तो सिर्फ- वो तो एक वो प्रोसीजर है ना, लेकिन वो पॉलिसी में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? वो तो लिखने चाहिए हाँ, उसमें लिखें कि फॉर्म सबमिट कि एक फॉर्मेट है
वो फॉर्मेट अगर आप मैनुअली रखा हुआ है आपने, तो आप कहें जी वो आपको मिल जाएगा HR डिपार्टमेंट से, या आपको मिल जाएगा फोटोकॉपियर से, या आपको वो अगर आप उस पे हैं सॉफ्टवेयर में है तो आप कहें जी फ्ला पोर्टल पे पड़ा हुआ है या शेयरिंग में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करें, उसको फिल करें। उसको फिल करने के बाद अपने HOD से साइन करवाएं। अपने HOD से साइन करवाने के बाद उसको टाइम ऑफिस या लेबर ऑफिस जो भी डील कर रहा है छुट्टियों को, एडमिन के डिपार्टमेंट, उसके अंदर वो जमा करवाएं। फिर आप एक और चीज़ मिस कर गए हैं, छुट्टी हमेशा प्रायर अप्रूवल पे होती है। जितनी भी आपको ये लेबर लॉ छुट्टियां दे रहा है वो सारी प्रायर अप्रूवल पे होंगी। आप छुट्टी लेंगे सिर्फ उस सूरत में कि कोई इमरजेंसी ऐसी आ गई है जिसके अंदर आप बता नहीं सके, वो भी आप जैसे रिकवर होते हैं तो आपने पूरे तौर पे इन्फॉर्म करना होता है। ये पॉइंट आप मिस कर गए हैं। लीव पॉलिसी दे रहे हैं ना, तो उसके अंदर आपने बताना है, फिर आपने उसके ऊपर उसकी पनिशमेंट बतानी है कि अगर आप प्रायर अप्रूवल नहीं लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर HR क्या करेगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात। अच्छा, फिर आप इसके अंदर मिस कर गए हैं इसकी मैरिज लीव, ये अब एडिशनल हैं चीज़ें, ठीक है, तो एडिशनल एडिशनल है, लेकिन एक अच्छी गुडविल के लिए आपने वो बताना है। अगर किसी की शादी है तो आप कितनी छुट्टियां देते हैं उसके ऊपर। इसे कहते हैं इमीडिएट डेथ इन फैमिली। डेथ इन फैमिली की लोग आजकल 1 छुट्टी दे रहे हैं, इमीडिएट डेथ की 3 छुट्टियां दे रहे हैं। इमीडिएट में अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह सबको लंबी ज़िंदगी दे, पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, मियाँ बीवी आपस में, बहन भाई, ये आपकी इमीडिएट फैमिली आ जाती है। इसको हम स्पेशल लीव में कंसीडर नहीं कर सकते? वो आपने अगर बनाया हुआ है तो आप उसे कर लें। अब ये मैं एडिशनल बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपकी कंपनी की गुडविल के लिए, आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए, एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाने के लिए ये चीज़ें आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, फिर आप बार बार कह रही हैं डिडक्ट कर लें, डिडक्ट कर लें, आप एडजस्टमेंट की तरफ क्यों नहीं आती? सर एडजस्टमेंट किस तरह से कर सकते हैं जब उनकी पहले से वो छुट्टियां कर चुके हैं? नहीं, ये बात तो उनकी मैंने नहीं complete सुनी। हो गई है। नहीं, मैंने ये बात तो नहीं सुनी आपसे कि छुट्टियां उन्होंने कर ली हैं तो डिडक्ट कर लें। मैंने भी ये इसमें अच्छा, कहा था। हो सकता है मैं मिस कर गया हूँ वो, कि सबसे पहले तो एडजस्टमेंट की तरफ आए, उसके बाद डिडक्शन पे जाएं। मैंने ये पूछा था कि अगर इनकी पहले हो चुकी में तो फिर उसको आप किस तरह से इसको करेंगे फिर? ठीक है। तो इसकी सैलरी डिडक्ट करेंगे या इसको उसमें करेंगे, एडजस्ट करेंगे? तो अच्छा, इन्होंने clear इसमें बता दिया। आपने एक बात की कि सब्स्टिट्यूट पे चले जाएंगे हम, ठीक है, उसे आप क्या लें, टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट कह लें, आप उसे सब्स्टिट्यूट कह लें, वो भी ठीक डिपार्टमेंट में है। लोग हैं, उनमें divide- उसका भी प्रोसीजर नहीं दिया आपने, उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी मैक्सिमम और कितनी मिनिमम होगी। एक बंदा अगर 1 साल तक बीमार है, आप क्या करेंगे उसका? क्या आप उसको हाफ सैलरी के ऊपर बियर करते रहेंगे और हाफ सैलरी में एक रिसोर्स हायर करके उसको एंटरटेन करते रहेंगे? वो भी आपकी अनअटेंडेड है। हाँ, चेंज कर देंगे, उसके रिप्लेसमेंट रख लेंगे। सर नहीं। साल तक तो कोई नहीं ना वेट कर अगर एक सकता है। बंदा आपकी कंपनी में 15 साल से, हमारी कंपनी के अंदर एक रिसोर्स तकरीबन 10 साल से काम कर रहा है और 1 साल वो बीमार रहा है और हमने उसको सैलरी फुल पे किया, अब वो वापस आया, उसने आके अपना काम संभाल लिया। देखिए, एक चीज़ को ध्यान में रखें कि कभी भी कुछ भी मिसहैप किसी के साथ भी हो सकता है। HR ने लोगों को फैसिलिटेट करना है। तो सर हम उसे मेडिकल भी तो दे रहे हैं, उसको हाफ सैलरी दे रहे हैं, तो पूरा तो साल वो भी तक तो पूरी आपको salary अपनी तो नहीं वो ना भी हम तो देंगे। आपको अपनी यंग एज के अंदर सर्व कर रहा है ना आपकी कंपनी को। लोग आपके पास क्यों आएंगे नौकरी करने के लिए? लोग इसलिए आपके पास नौकरी करने के लिए आएंगे कि अगर मुझे एक्सीडेंटल मौत हो जाती है तो मुझे लाइफ इंश्योरेंस मिलेगी ज़्यादा पैसों की। अगर मेरी तबई मौत हो जाती है तो मुझे लाइफ इंश्योरेंस मिलेगी। अगर मुझे कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है तो मुझे उसके ऊपर इंश्योरेंस मिलेगी। अगर मैं बीमार हो गया हूँ तो मुझे ये कंपनी 1-1 साल तक लोगों को बियर करती है। वो एक केस होगा जो आपकी कंपनी के अंदर बाकी काम करने वाले 500 लोगों को मोटिवेट करके रखेगा कि ये पर्सनल जाके लेवल पे ख्याल करते हैं, और 500 की कंपनी में एक बंदे से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये HR ने जब अपना माइंडसेट चेंज करना है तो उसके बाद एम्प्लॉयर्स ने अपना माइंडसेट चेंज करना है। और अगर हम उनको HR जाके कहेगा कि जी ये इसको तो आप निकाल दें, फारिग कर दें, ये तो अब 1 साल हो गया, इतना अरसा हो गया, तो फिर तो वो ऐसा ही इन्वायरमेंट बन जाएगा। हायरिंग का जो टाइम है, स्टैंडर्ड पीरियड, वो कितना है? 45 days. What months हमने decide किया? 2 months
हाँ, आपका जो स्टैंडर्ड टाइम है वो आपके 45 डेज़ हैं, 6 वीक्स आपके। उसकी वजह ये है कि जो आपको छोड़ के जा रहा है 1 मंथ वो आपके पास है, जो वहाँ से आपके पास आ रहा है कहीं से, उसको भी तो 1 माह का देना टाइम, तो इसको मिनिमाइज कैसे करेंगी आप? तो 45 क्यों कि 7 डेज आपने उसकी रिक्रूटमेंट की है और अगले 7 डेज आपने उसकी सारा कुछ करके सिलेक्शन करके आपने उसकी जो है वो ऑन बोर्ड लेके आ गए हैं आप। मतलब मैं एक जगह पे इंटरव्यू देने के लिए गई थी, तो ऐसा हमारी कंपनी में हरासमेंट यहाँ पे जो इस तरह की पॉलिसी है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाई गई। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था कि आप इसको किस तरह से, अगर होता है हमारी कंपनी में तो उसको कैसे आप करेंगे? आपने डूज और डोंट्स बता देने हैं, क्या काबिल कबूल है और क्या काबिल कबूल नहीं है, वो आपने बता देना है। वो पॉलिसी बना के आपने एडमिन को दे देनी है और उसके ऊपर आप क्या पनिश कर रहे हैं वो भी आपने उस पॉलिसी के अंदर लिख देना है। हमारी कंपनी के अंदर पॉलिसी ये है कि साबित हो जाए तो आपने फौरी तौर पे फायर कर देना है, कोई दूसरी उसके अंदर नहीं है। साबित हो जाए तो आपने, और इसको इंश्योर करवाना एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगेन उसके ऊपर सिर्फ कस्टोडियन है, आप इसके इंश्योर आपने नहीं करवाना, इंश्योर एडमिन डिपार्टमेंट ने करवाना है। आपने वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करवानी है, आपने इस चीज़ को देखना है। बाय लॉ क्या इसको हम कैसे लेकर चलें? लॉ वालों से पूछेगा, टाइम कम है जी। एक चीज़ पूछनी थी कि एक होती है डिस्क्रिप्टिव हम लिखते हैं पॉलिसी जो भी होती है, दूसरा पीएफडी होती है, ठीक है, तो उसमें भी डिफाइन किया जा सकता है उस पॉलिसी को पीएफडी में, किया जा सकता। प्रोसेस फ्लो डायग्राम में। देखिए आप कल थे, कल हमने एक स्लाइड पढ़ी थी, उस पर हमने कहा था कि आपको जो आपके सुपरवाइज़र ने वर्बल कह दिया वो भी आपके लिए पॉलिसी है। वर्बल कह दिया वो भी पॉलिसी है। क्योंकि अब एम्प्लॉय से सर वर्बल से मुराद ये है कि आपका सुपरवाइज़र जो कह रहा है। अब सुपरवाइज़र कौन है? आपका बॉस, यानी आपका एचओडी। उसके नीचे आपकी एक टीम है पूरी, एक बंदे के पास 20-20, 30-30, 40-40, 50-50, 100-100 लोग हैं, ठीक है। अब वो हर चीज़ के लिए तो नहीं, डे टू डे एक्टिविटीज़ भी तो है ना। डे टू डे में अगर आपने ये कह दिया है कि मुझे ये टास्क कंप्लीशन का इतना टाइम के अंदर ये चीज़ें चाहिए, वो पॉलिसी है। मतलब समटाइम्स ये जब हम ये कहते हैं ना बॉस इज़ ऑलवेज राइट, वो एक पॉलिसी का हिस्सा है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ का। तो इसलिए जो उसने वर्बल इंस्ट्रक्शंस आपको दे दी हैं वो भी आपके लिए जो है वो पॉलिसी हैं। एक जगह पे मेरे से सवाल किया गया था कि अगर कोई एम्प्लॉय कहता है, जाके कहता है एचआर के पास कि सीईओ ने उसके साथ ऐसे बदतमीजी की है या कुछ भी, पे ब्लेम दे देती है और सीईओ के बारे में कह रही है, एचआर उसको कैसे हैंडल करेगा? सीईओ से बात करें, सीईओ के कोई ब्लेम ही नहीं होगा और वो कह रही होगी, कोई फीमेल होगी, वो कह रही होगी कि इसने मुझे इस तरह से तंग किया, डिस्टर्ब किया। आपको पता है, आपको लगता है कि किया होगा सीईओ ने? सर हो भी सकता है। नहीं, पहले तो ये आइडेंटिफाई करें ना आप, इसको तो पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे ना। सर ये उसको अपने एम्प्लॉय के साथ क्या हम लोग करें? किस एम्प्लॉय के साथ? खुद भी नौकरी छोड़ दें और उसको क्या वो भी छोड़ दें? मैं कह रहा हूँ ना, यही जवाब है। उन्हें क्या, मैं बात करूँगी जाके सीईओ के साथ, सीईओ को बिल्कुल एक उसी तरह कटारे में खड़ा करूँगी जिस तरीके से बाकी एम्प्लॉयज़ को इसके ऊपर मैं करती हूँ। और अगर सीईओ इसके ऊपर मुझे कहेगा कि हु आर यू, आई एम सीईओ, तो ठीक है, मैं कंपनी चेंज कर लूँगी। प्रिंसिपल्स के ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता ना, वो तो नहीं हो सकता। स्विच कर लें वो, मतलब अगर आपकी टॉप मैनेजमेंट करप्शन कर रही है और आपको पता है और टॉप मैनेजमेंट आपकी ठीक नहीं है, मोरालिटी पे नहीं है, तो फिर आप उस कंपनी में कर क्या रहे हैं? आप उसको बाय फोर्स तो आप नहीं ना करवा सकते, या करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते, अपना रास्ता तो चेंज कर सकते हैं ना। तो ये तो बड़ा सिंपल सा वो है। एक और चीज़ पूछनी थी, अगर एक पॉलिसी बन गई है और वो इम्प्लीमेंट हो रही है 1 जुलाई नए फिस्कल ईयर में, कि जो एम्प्लॉय हमारे पास 2 साल से होगा उसको हम ये अपना बेनिफिट देंगे। पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई है यकम को और एक एम्प्लॉय 3 साल से हमारे पास, तो उसके बाद से काउंटिंग स्टार्ट होगी है? जो ये पॉलिसी में लिखा जाता है, ये चीज़ लिखी जाती है पॉलिसी में। फॉर इंस्टेंस मैं ये कहता हूँ कि आपकी ग्रेजुटी चल रही है ग्रॉस सैलरी के इक्विवेलेंट, और आज आप ये डिसाइड करते हैं कि हमने जो ग्रेजुटी है वो बेसिक पे चेंज कर देनी है, तो क्या आप कर देंगे चेंज? आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ग्रेजुटी आपने बुक करवाई हुई है, वो आपकी अकाउंट्स में बुक हुई हुई है वो ग्रेजुटी।
वो आपने जो ऑडिटर हैं, एक्सटर्नल हैं, उनको वो सारा उनके पास। अब जब आप नई पॉलिसी कर रहे हैं तो उसके अंदर आपने लिखना है कि जनाब आज 18 तारीख है, इस तारीख से ऑनवर्ड जो ग्रेजुटी कैलकुलेट होगी हर नए और पुराने एम्प्लॉय की वो बेसिक सैलरी पे होगी। तो वो आप ये एक चीज़ आपको मैंने बार बार बताई है और वो ये बताई है कि क्लैरिटी होनी चाहिए। उसको बार बार पहले खुद आप पढ़ेंगे, पहले अपनी कन्फ्यूजन दूर करेंगे और बेहतर है किसी दूसरे से भी पढ़वा लें कि यार ये इसको ज़रा पढ़ के मुझे बताओ क्या समझ आ रही है, फिर वो आपको बताए तो आपके हाँ मेरा भी यही मतलब है कहने का। सर कुछ कंपनीज होती हैं वो कहती हैं आज आपने पॉलिसी ये बनानी है, हमने बना के दे दी उसको, उसके बाद वो कहते हैं इसको फौरन ही इसको कर दो। नहीं, पॉलिसी देखें जबकि उसमें तो कुछ टाइम चाहिए ऐसे डिस्कस करें HOD से, मैंने से भी। नहीं ये आप दो अलग बातें कर रही हैं आप। एक ये है कि पॉलिसी बना के फ़ौरन इम्प्लीमेंट कर दो, वो तो वो ये है कि उसके अंदर आपने कंसेंसस डेवलप करना है पहली बात। दूसरी बात ये है जब आपने पॉलिसी बना के दे दी है तो भी कल्चर को ब्रेक करते हुए बहुत टाइम लगता है। कभी भी आप उसके ऊपर जो एक्शंस कर रहे हैं वो एक्शंस आप कम से कम, मैं ये समझता हूँ कम से कम उसके लिए आपको 2 से 3 माह देने चाहिए। सॉफ्ट नॉक, बार बार फॉलो अप सॉफ्ट नॉक, फिर जाके वो चेंज आता है। आज आपने दे दिया, आप एम्प्लॉयज़ को पैनिक कर देंगे। सर मेरे साथ ऐसा हुआ था, वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि टाइम पॉलिसी बनाई, मैंने बना के दी, उन्होंने कहा ठीक है वो पिछले महीने की भी काट दूंगी। नहीं वो तो है पॉलिसी बनाई अभी है। वो आप एम्प्लॉयज़ को परेशान करेंगे, आप एम्प्लॉयज़ को परेशान करेंगे। सर समटाइम ऐसा होता है कि कुछ एम्प्लॉयज ना attend नहीं मैं तो कह रहा हूँ कि विद इफेक्ट आज की तारीख से है तो इसके बावजूद 2-3 माह का टाइम दें, 3 माह का टाइम दें आप। उसके ऊपर जो आपने डिडक्शन करनी है, जो आपने उसके ऊपर पेनल्टी रखी हुई है, उसको 3 माह, ये बताने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर इंस्टेंस मैं ये कहता हूँ कि मैंने एक पॉलिसी दी है लेट कमिंग के ऊपर, और मैं ये कहता हूँ कि जो लोग 3 दिन लेट आएंगे उनकी मैं 1 दिन की सैलरी डिडक्ट कर लूँगा। आज मैंने अगर ये पॉलिसी दी है तो 1 महीना जब गुजर जाएगा तो उसके बाद मैं देखूंगा कि फ़र्क कितना पड़ा है, और मुझे नज़र ये आएगा कि 20% लोगों ने इम्प्रूव कर लिया। ठीक है, तो मैं उन लोगों को ईमेल्स करूंगा कि ये आपके आए हैं इस दफ़ा हम नहीं कर रहे, नेक्स्ट मंथ हम करेंगे। दूसरे मंथ फिर आप देखते हैं कि अच्छा अब इम्पैक्ट आ गया है 70% पे, 70% लोगों ने इम्प्रूव कर लिया। फिर आप उन जो 30% रह जाते हैं उनको करते हैं कि हम 2 माह से आपको बार बार कह रहे हैं, अब अगले महीने हमने इसको डिडक्ट कर लेना है। तो अगले महीने जाके आप देखेंगे सिर्फ 10% लोग होंगे और वो हैबिचुअल होंगे, उनका कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि डिडक्शन कर दें। अगर पहले महीने ही करेंगे तो वो जो 70 क्या आपका आ रहा है 20% इम्प्रूवमेंट आ रही है, बाकी 80% जो आप उससे हर्ट करेंगे, क्योंकि लोगों की हैबिट्स आपने बनाई हुई है कि जी हम तो कुछ नहीं कहते, जैसे मर्जी आ जाए, आप सिस्टम्स ही नहीं है। वो हैबिट्स आपकी साल से बनी हुई हैं। उन हैबिट्स को ठीक करने के लिए उनको टाइम देना पड़ता। हर चीज़ का इलाज डंडा नहीं है कि वो जो ले के पीछे लग जाएं और आप जो है वो कर लें। आपने बड़ा टैक्टफुली चीज़ों को हैंडल करना होता है। और पॉलिसीज़ के ऊपर वो बड़ी खूबसूरत एक बात है कि यू मस्ट नो हाउ टू से नो, यानी अगर आप नहीं कर सकते तो वो भी कम्युनिकेट करें कि ये नहीं हो सकता। किसी को मोटिवेट करते हैं तो साथ ही उसको बताएं कि अगर नहीं तो वो दरवाज़ा है, यहाँ से बाहर जाओगे। ये चीज़ दूसरा रास्ता दिखाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक तरफ कहते रहना कि हाँ ठीक है तुम उस तरह से हो, नहीं उस तरह से नहीं होता। कंपनीज़ के अंदर परफॉर्मेंस आएगी। सबसे पहले जो हमारी कंपनी के अंदर रिटर्न नहीं है, जब मैं टेकअप किया, अब ये रिटर्न नहीं था, लेकिन मैंने सबको कम्युनिकेट किया कि सबसे पहले हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल करप्शन वाले बंदे को साबित होने के इमीडिएट हम जो है वो फायर कर देंगे। उसके बाद हम जो पॉलिटिक्स कर रहा होगा, लॉबिंग कर रहा होगा, सेकंड नंबर पे उसको हम एक वार्निंग देंगे और उसके बाद हम उसको फायर कर देंगे। और तीसरे नंबर पे परफॉर्मेंस है, उसको हम साल टाइम देते हैं, ये इम्प्रूव कर जाएगा, ये कर जाएगा। उसको हम कभी इंक्रीमेंट कम लगाते हैं, कभी हम उसको वार्निंग देते हैं, कभी हम उसको ट्रेनिंग करवाते हैं, कभी हम उसको समझाते हैं, कभी उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसको टाइम देते हैं। तो परफॉर्मेंस तो एक बात की चीज़ है, वो तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 माह के अंदर कैलकुलेट भी नहीं कर सकते।
2 साल तो आपने कंपनी, जब आप कॉर्पोरेट में जाते हैं 2 साल तो आपको समझ नहीं लगते हैं कि आप आए कहाँ पे हैं, यहाँ पे सिस्टम्स क्या हैं, किस तरह से हो रहे हैं। उसके बाद से आपकी मतलब वो 2 साल तो सर्वाइवल की जंग है आपकी, उसके बाद आपने परफॉर्मेंस देनी होती है। तो अगर कोई ये समझता है कि आपने 3 माह की प्रोबेशन के बाद परफॉर्मेंस देना शुरू कर देनी है, तो ऐसा नहीं होता। जब हम कहते हैं कि हायरिंग की एक कॉस्ट होती है, वो यही कॉस्ट है हायरिंग की, कि 2 साल तो आप उससे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें कुछ ना कुछ बेहतर होती चली जाएं।